Hello students, welcome back to my YouTube channel You and Ma'am. Today we are going to study class 10th chapter Federalism from the textbook Democratic Politics. So what is federalism? It is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म देश को गवर्न करने का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी और कई प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में। जैसा कि इंडिया में भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सो दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो फेडरेशन में गवर्नमेंट के दो लेवल्स होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेवल होता है वो एंटायर कंट्री को गवर्न करता है, जिसमें कि कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो कि पूरे नेशन के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें कवर होते हैं, जैसे कि डिफेंस। और जो अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ स्टेट्स। और दूसरे लेवल पर क्या आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका काम क्या होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट, मतलब स्टेट्स के रोज़मर्रा के काम ये गवर्नमेंट देखती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एन्जॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये दोनों ही जो गवर्नमेंट्स होती हैं अपने अपने लेवल पर अपने अपनी पावर्स को एन्जॉय करती हैं, मतलब अपने अपने इनको पावर्स दी जाती हैं जिनके अनुसार ये कार्य करती हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। Unitary system, there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट का सिर्फ एक लेवल होता है, और अगर कोई और लेवल होते भी हैं तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के तौर पर कार्य करते हैं, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती है। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। In unitary system, the central government can pass on orders to the provincial or local government. यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास सारी पावर होती हैं और वो लोकल गवर्नमेंट या फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको ऑर्डर पास ऑन करती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने पावर एंजॉय करते हैं। इन यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलिकेटेड टू देम। देयर पावर्स मे बी ब्रॉडन्ड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम होती है, मतलब सबसे ऊपर होती है। तो जो भी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकर्ता होते हैं वो वही कार्य करते हैं जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। और ये जो भी वो उनको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो चाहे उसको कभी भी कम कर सकती है या ज़्यादा कर सकती है। जबकि इन फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती हैं जिसमें वह सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होती। तो ये डिफरेंस है यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। अब आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म के मेन फीचर्स क्या हैं। इट हैज़ टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि पहले ही बताया कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन, हर लेवल की अपनी पावर्स होती हैं। जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ अथॉरिटी। और जुरिस्डिक्शन से मतलब है
कि जो भी उनकी लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह स्पेसिफाई की गई होती हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इस अथॉरिटी की गारंटी देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न अमेंडमेंट उसमें किया जाता है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के दोनों लेवल उस पर सहमति अपनी दें, तभी वो चेंज हो सकता है, अन्यथा नहीं। कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एम्पायर इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज विद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में कोर्ट की भी एक अहम भूमिका होती है कि अगर दोनों जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही मध्यस्थता करता है या उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड, मतलब कि जो गवर्नमेंट्स के दोनों लेवल हैं उनकी इनकम कैसे होगी, उनके रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, ये भी क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये मेन फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। तो अब फेडरलिज्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू सेफगार्ड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म का मेन उद्देश्य ही यही है कि देश में एकता को बढ़ावा मिले। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जो अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रकार के लोग देश में रहते हैं उन सभी को बराबर स्थान मिले, उन सभी को एकोमोडेट किया जा सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। अब हम आते हैं टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। मतलब फेडरलिज्म आइडियल है या नहीं, इसके क्रूशियल क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये एक अच्छा या उत्तम फेडरलिज्म है। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब जो गवर्नमेंट्स के दोनों लेवल होते हैं, जब पावर शेयरिंग के समय वो दोनों में सहमति होनी चाहिए। जो भी वो नियम बनाते हैं उन दोनों में वो सहमत होने चाहिए। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। और आपसी विश्वास, आपसी सहमति, साथ काम करना, साथ रहने के लिए ज़रूरी है, और यही फेडरलिज्म की नींव है, आपसी विश्वास, आपसी सहमति। तो इंडिया जो कि एक फेडरल कंट्री है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ तौर पर इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स से मतलब कि सभी राज्यों का एक समूह, या यूनियन का मतलब होता है आपस में जुड़ा होना। मतलब यहाँ के अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन फिर भी वो एक हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से डिक्लेयर करता है। 3 टायर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। और जो फेडरलिज्म का मेन जो फीचर है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो भी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। यूनियन, स्टेट एंड पंचायत, या जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका भी हमें 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी गवर्नमेंट के कार्य हैं, अलग अलग लेवल को जो कार्य सौंपे गए हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये भी फेडरलिज्म का ही एक फीचर है जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। एग्जाम्पल, यूनियन टेरिटरीज। जो इंडियन यूनियन है वहाँ पर सभी स्टेट्स की आइडेंटिकल पावर्स है, ऐसा नहीं है जैसे कि यूनियन टेरिटरीज। चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर पावर शेयरिंग में कोई भी चेंज आता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी में वो बिल पास हो, तभी वो चेंजेस होते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। और जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेकर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो ऐसे में कोर्ट का डिसीजन ही मान्य होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं या जो भी ये फीचर्स हैं वो इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में पेश करते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म
है। अब आता है कि फेडरेशंस कैसे बनती हैं, डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म्ड। तो इसके दो तरीके हैं, फर्स्ट वन इज़ कमिंग टुगेदर एंड सेकेंड वन इज़ होल्डिंग टुगेदर। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि यहाँ क्या मतलब है कमिंग टुगेदर से या होल्डिंग टुगेदर से, कि फेडरेशन कैसे बनती है। कमिंग टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जैसे, वो अपनी मर्जी से, अपनी विल से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो लार्ज कंट्री हैं, वो डिसाइड करती हैं कि जो पावर का डिवीज़न है सेंटर और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के बीच में पावर को डिवाइड करना है। ये किस में होता है, मेनली लार्ज कंट्रीज़ में होता है। इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि एक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिसमें सवर्निटी और अपनी एक आइडेंटिटी को रिटेन करने की पावर होती है। और होल्डिंग टुगेदर में क्या है, सेंटर इज़ मोर पावरफुल विस द स्टेट्स, कि इसमें हमेशा सेंटर स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इसमें क्या है कि जो भी अलग अलग स्टेट्स इकट्ठा होकर एक बिगर यूनिट बनाते हैं, उन सबको इक्वल पावर मिलती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। जो फेडरेशन की जिनसे बना है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, उनमें पावर का बराबर वितरण नहीं होता, मतलब वो अनइक्वल पावर वहाँ पर होती है। तो कमिंग टुगेदर में एग्जांपल आप ले सकते हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के फेडरेशन जो हैं वो कमिंग टुगेदर के अंडर आते हैं, जबकि इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम ये एग्जांपल्स हैं होल्डिंग टुगेदर के। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरेशन में क्या होता है कि पावर डिवाइड की जाती हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, और जो कि इंडिया में भी हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं, जिसके अंतर्गत जो है पावर का डिवीज़न किया गया है, जो कि है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पॉर्टेंस मतलब कि जो कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं वो आते हैं, जैसे कि कंट्री की सुरक्षा और विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी, ये यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं वो सब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वही सिर्फ इस पर लॉज बना सकती है, वही इस पे काम करती है। स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि किसी राज्य या जिसे हम कहते हैं कि लोकल इम्पॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके अंडर कवर होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स अकेले डिसीजन ले सकती है या कानून बना सकती है कि उनके राज्य में इन विषयों के ऊपर क्या काम किया जाना है। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें वो सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स होते हैं जो कि दोनों के ही कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी। द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। इसमें ये सब सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये दोनों के ही इंटरेस्ट के विषय हैं, यूनियन गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी।
Both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will be considered. इस पर दोनों ही काम कर सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, लेकिन अगर कोई कानून पास होता है जिसको लेकर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है वही मान्य होता है। तो अब आता है रेसिड्यूरी पावर्स आर सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर 3 लिस्ट। अभी हमने 3 लिस्ट देखी, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, और उनके विषय भी जाने कि कौन से सब्जेक्ट्स उनके अंडर आते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन तीनों लिस्ट के अंडर नहीं आते, उनको हम क्या कहा जाता है, रेसिड्यूरी पावर्स। यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज। ऐसे विषयों पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही अकेले अधिकार होता है लॉज बनाने का, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना यूनियन, स्टेट, कंकरेंट तीनों ही लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये विषय होते ही नहीं थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद ये विषय नए नए आए हैं जो कि अब रेसिड्यूरी पावर्स के अंतर्गत आते हैं। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर फेडरलिज्म। In the next video, we will cover the remaining topics and finish this chapter. If you like today's video, then please do share, like and subscribe. Thank you.